डॉक्टर चांद किरण सलूजा सर एक प्रतिष्ठित विद्वान और शिक्षक हैं। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली से की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से संस्कृत, हिंदी, राजनीति विज्ञान, भाषा विज्ञान और शिक्षा में स्नातकोत्तर किया। उन्होंने डीयू से डायरेक्ट अपना अनुसंधान का कार्य संपन्न किया। उन्होंने करीब 27 साल तक डीयू की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पढ़ाया। उन्होंने 2013 में डीयू से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तब से वह संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन के निर्देशक शिक्षाविद के रूप में कार्यरत हैं। वह शिक्षा और भारतीय शिक्षा के प्रसिद्ध बहुआयामी विशेषज्ञ हैं। उन्हें शिक्षक प्रशिक्षण का शौक है और शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम विकास करने की विशेषज्ञता के लिए उनकी व्यापक रूप से उनकी मांग की जाती है। उन्होंने एक दशक तक स्कूलों में मूल्यांकन आदि का कार्य किया है। उन्होंने कई विद्वानों को उनके डॉक्टरेट अनुसंधान में मार्गदर्शन किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर उनके व्याख्यान शिक्षाविदों और प्रशंसकों द्वारा उत्सुकता से प्राप्त किए जाते हैं। कई प्रकार के विश्वविद्यालयों के परिषदों और सरकारी संस्थानों में वह सदस्य भी हैं। उन्होंने 13 वर्षों तक संस्कृत भारती के साथ कार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति द्वारा डी.लिट से सम्मानित किया गया है सर को। उन्हें वर्ष 2019 के लिए संस्कृत भाषा के लिए राष्ट्रपति का सम्मान प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। उन्हें वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार से विश्व भारती पुरस्कार भी मिला है। सर, हम इस मौके पे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि हमारे बीच आप जैसे विद्वान उपस्थित हैं। और सर, हम आपका मार्गदर्शन चाहेंगे कि जो ये भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर हमारा ये प्रोग्राम है और इस आभासी पटल के माध्यम से सर आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सर, ये आपके मंच जो है आपके लिए, और प्लीज सर हमारा मार्गदर्शन करें। चांद किरण सलूजा सर। सर, आप सुन पा रहे हैं? धन्यवाद। सबको सादर नमस्कार। सम्माननीय संजय जी, आपने बहुत ही अधिक मुझे लगता है कि मेरे विषय में कह दिया है, और मैं नहीं जानता कि मैं किस रूप में किस चीज को लूंगा, लेकिन आपको बधाई अवश्य देना चाहूंगा कि इस विषय को लेकर आपने इस संगोष्ठी का आयोजन किया है। अभी माननीय पवन जी इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और बहुत सारे सुंदर बातें उन्होंने आपके सम्मुख रखी हैं। शिक्षा नीति की बात अभी माननीय धनंजय जी कर रहे थे और कुछ संकेत माननीय पवन जी ने भी दिया है। बी शंकरानंद जी भी आए और उससे पहले भी जो मैंने देखा माननीय उषा जी थी और भी बहुत से श्रेष्ठ विद्वान उन्होंने अपने मन की बातें रखी हैं। अभी जब बात चल रही थी तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आया था। मेरी आवाज आ रही होगी ना? मेरी आवाज आ रही है सबके पास? यस सर, यस सर। अच्छा, धन्यवाद। थोड़ी देर पहले मैं किसी से बातचीत कर रहा था तो प्रश्न आया था कि आखिर हम भारतीय ज्ञान परंपरा से क्या समझें। और इस पर एक बहुत अद्भुत चर्चा परिचर्चा, विवाद तो नहीं कहूंगा, चर्चाएं परिचर्चाएं हो रही हैं कि विश्वविद्यालयों में क्या भारतीय ज्ञान परंपरा से संबद्ध कुछ पाठ लगाने से इसकी इतिश्री होगी, अथवा कोई अलग पुस्तक बना दी जाए, अथवा किसी प्रकार की सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचा दी जाए, या फिर सीबीएसई के द्वारा उस विषय से संबद्ध कुछ रखा जाए। ऐसी बहुत सारी बातें उठी हैं। मेरा थोड़ा भिन्न मत है। मेरा मानना है शिक्षा का कोई भी क्षेत्र है, सामाजिक जीवन का कोई भी क्षेत्र है, आखिर उसमें हमारी परंपरा क्या रही थी, इस बात को समझना अनिवार्य हो सकता है।
बात एक उदाहरण से शुरू करता हूं और फिर शिक्षा नीति की बात कुछ उठाऊंगा। प्रायः आज भी हम मानते हैं कि किसी भी यदि कार्य को करना है तो परिश्रम की आवश्यकता है। परिश्रम से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। और कितनी मजेदार बात है, प्राचीन भारत का यह श्लोक कितना मुख्य रूप से प्रसिद्ध हुआ, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही। ये कब कहा गया होगा और आज उसकी आवश्यकता हमें अनुभूत हो रही है। तो मैं कैसे कहूं कि प्राचीन भारत की परंपरा केवल पुरानी थी। आप लगभग सभी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको ध्यान होगा, जिसकी मैं बात बार बार कई स्थानों पर कहता हूं, कि सन 1996 में वैश्विक स्तर पर 21वीं सदी की शिक्षा के लिए यूनेस्को के द्वारा, यूएन के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था, जो प्रायः डेलोस कमीशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस आयोग के 4 प्रमुख सिद्धांत प्रसिद्ध हुए। यह आयोग था 21वीं सदी की शिक्षा के लिए, अर्थात भावी शिक्षा के लिए। और जब 21वीं सदी की शिक्षा की चर्चा करते हैं तो कहते हैं शिक्षा के 4 आधारभूत स्तंभ हैं, 4 बेसिक पिलर्स ऑफ एजुकेशन। मैंने जब उन स्तंभों को देखा तो पहला स्तंभ था कि शिक्षा का लक्ष्य है, सीखने का लक्ष्य है ज्ञान प्राप्ति, लर्निंग टू नो। दूसरा लक्ष्य रखा जो एक स्वाभाविक था कि ज्ञान तो आया, यदि यह ज्ञान क्रिया में न ढल पाए तो क्या लाभ होगा, इसलिए कहा लर्निंग टू डू, कर्म हेतु शिक्षा। और प्राय आज हम देख रहे हैं लोग ज्ञानी तो हो रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन मिलकर रहना दूभर हो गया है। मोबाइल के आ जाने के बाद हर कोई अपने मोबाइल से इतना जुड़ा है कि दूसरों के साथ बातचीत करना, संवाद करना कठिन हो गया है। न जाने कितने ऐसे मैंने जीवन के पक्ष देखे हैं, हर कोई अपने अपने मोबाइल पर रखा है, फिर कुछ कान में भी लगाते हैं, दूसरों की तो बात ही सुनाई नहीं देती है। यानी सामाजिकता का जो एक आधार था वो समाप्त हो गया। और घरों में मैं देखता हूं कि जिस प्रकार की टूटन है, मैं कई बार परिहास में लेकिन गंभीरता से कहता हूं, विवाह बाद में होते हैं, तलाक पहले हो जाते हैं। यह बात वैश्विक स्तर पर अनुभूत की गई, इसलिए उसने अगला उद्देश्य लिखा, लक्ष्य लिखा, स्तंभ लिखा, एक आधारभूत पिलर माना, लर्निंग टू लिव टुगेदर, मिलकर रहने हेतु शिक्षा। देखने को ये छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई हो सकती है और है भी। ज्ञान आया, क्रिया में ढाला, इकट्ठे मिलकर भी रहने लगे, लेकिन हम स्वार्थी बन जाएं तो, मानवता के लक्षण नहीं हो तो, आखिर किसे कहूं मानवता, किसे कहूं मनुष्यता। तो इस तरह से चौथा उन्होंने जो स्तंभ रखा वो रखा लर्निंग टू बी, मानव बनने हेतु शिक्षा। और मुझे ध्यान आता है
सन 1973 में फेरे की एक रिपोर्ट थी वैश्विक स्तर पर ही, उसका जो प्रतिवेदन था उसका भी नाम था लर्निंग टू बी, अर्थात मनुष्य अपना शक्तियों को पहचान सके, जीवन जी सके, भली भांति जीवन जी सके। उस दृष्टि से लर्निंग टू बी यानी मानव बनने हेतु शिक्षा। आखिर मैंने ये प्रसंग क्यों उठाया? साथियों, जब मैंने इन चारों सिद्धांतों को, चारों स्तंभों को अथवा इन 4 पिलर्स को देखा तो मुझे बहुत स्पष्ट आभास हुआ, यह भारतीय ज्ञान का ही आधार है। पहला था लर्निंग टू नो। प्राचीन भारत निरंतर कहता रहा है, न ही ज्ञान सदृशम पवित्रम ही वर्तते, ज्ञान के समान कुछ और पवित्र नहीं है। ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। न जाने कितने ऐसे कथन दिन प्रतिदिन हम देखते हैं। प्राचीन भारत में जिस मोक्ष की कल्पना की गई, मैं मोक्ष को किसी और अर्थ में लेता हूं। मेरी दृष्टि में मोक्ष का अर्थ है शंकाओं से मुक्त हो जाना, और उसके लिए स्वाभाविक है ज्ञान की आवश्यकता पड़ जाती है। दूसरा स्तंभ था लर्निंग टू डू, कर्म हेतु शिक्षा, क्रिया हेतु शिक्षा। और फिर प्राचीन भारत का सिद्धांत आता है, ज्ञानम भारः क्रियाम विना, ज्ञान भार बन जाता है क्रिया के बिना। देखिए कितना अधिक यह बिंदु एक क्रियात्मक बिंदु है। लगता प्राचीन भारत का है, लेकिन आज यह बहुत अधिक हमारे द्वारा दिन प्रतिदिन अनुभूत किया जा रहा है। तृतीय सोपान था लर्निंग टू लिव टुगेदर, मिलकर रहने हेतु शिक्षा। फिर प्राचीन भारत का सिद्धांत आ जाता है, ऋग्वेद का मंत्र आ जाता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, मिलकर रहो, मिलकर बोलो, आपके सब में एक समान चिंतन की भावना हो, आप सबका मन एक जैसा हो सके। प्राचीन भारत परंतु 21वीं सदी की शिक्षा का आधार बन रहा है। फिर इसका चतुर्थ स्तंभ है लर्निंग टू बी, मनुष्य बनने हेतु शिक्षा। फिर प्राचीन भारत आ जाता है। बहुत ही सुंदर एक श्लोक है, आपने संभवतः बचपन में यदि संस्कृत पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, कि मनुष्य के 10 आधारभूत कर्तव्य हैं। धृति ही धैर्य, और आज हम जानते हैं आज सबसे अधिक यदि हमें आवश्यकता अनुभूत हो रही है तो धैर्य की हो रही है। हम घरों में धैर्य नहीं धारण कर पाते हैं, अध्यापकों के पास धैर्य नहीं, बच्चों के पास धैर्य नहीं, किसी मनुष्य के पास धैर्य नहीं। अगर जो युद्ध हमें दिखाई देते हैं, और सड़कों पर एक व्यक्ति दूसरे को यदि वाहन टकराने पर मार देता है, अभी अखबार में कल आया 2 मित्रों में लड़ाई हुई, एक ने दूसरे को चाकू से मारा, कारण धैर्य नहीं था, पेशेंस नहीं थी, किसी की बात को सुनकर पचाने की शक्ति नहीं थी। मैं कैसे कहूं ये प्राचीन है केवल। फिर क्षमा, स्वाभाविक है किसी से गलती हुई है तो बातचीत करनी है तो क्षमा भी करना पड़ेगा।
जिद कर देने से तो केवल रिश्ते टूटते हैं, बनते नहीं हैं। ऐसे 10 सिद्धांतों की चर्चा की गई है। कितने सुंदर ढंग से प्राचीन भारत ने आज के जीवन की आवश्यकताओं को एक श्लोक के द्वारा हमारे समक्ष रख दिया है। मैं कैसे कहूं, यह केवल पुराना सिद्धांत है, प्राचीन भारत है, इसलिए वो काल की दृष्टि से प्राचीन हो सकता है, पुराना हो सकता है, वो अपने परिणाम की दृष्टि से पुराना नहीं है। जिस समय आप कुछ परिचय दे रहे थे तो एक शब्द का प्रयोग किया था आप सबने, इस बात का उल्लेख करते हुए, मेरा संकेत देते हुए कि पेडागोजी पर काम किया है। मैं आज प्राय अध्यापकों से पूछता हूं, पेडागोजी का अर्थ क्या होता है? क्या पढ़ाने का तरीका पेडागोजी है? क्या शिक्षण की पद्धतियां पेडागोजी है, या कुछ और गहरा अर्थ है? तो प्राचीन भारत ने बहुत सुंदर ढंग से इसकी परिभाषा दे दी है। शब्द आज प्रयुक्त हो रहा है, व्याख्या प्राचीन भारत ने की है। नैषधीय चरितम में एक महाकाव्य है, श्री हर्ष के द्वारा लिखा हुआ। उसने कहा है, शिक्षण की प्रक्रिया के 6 अंग होते हैं। देखिए, प्राचीन भारत कह रहा है, आज हम उसे पूरा अपनाते नहीं हैं, अपने पाठ योजनाओं में भी अधूरापन लेते हैं। और नैषधीय चरितम कहता है, सबसे पहला है अधीतिः, किसी चीज को जानो, जिसे हम अपनी पाठ योजना में नॉलेज एस्पेक्ट कहते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। अधीति, जानो, लेकिन जानने के पश्चात समझना भी तो होगा, जिसे हम अपनी पाठ योजनाओं में अंडरस्टैंडिंग के रूप में कहते हैं। और श्री हर्ष द्वारा लिखे गए इस बिंदु में कहा गया, बोधः, पहले जानो क्या है, फिर समझो। बोधः, उसे बुद्धि में बैठाओ, वो केवल स्मृति नहीं है। बोधः, और फिर कहता है, चीज को अगर समझना है तो अभ्यास लाओ। अधीतिः बोधः अभ्यासः। देखिए, प्राचीन भारत कह रहा है, पहले जानो, फिर समझो, फिर अभ्यास करो, और फिर उसके बाद चतुर्थ सोपान दे देता है, प्रयोगः। अब उसे अपने जीवन का अंग बनाते हुए उस ज्ञान का प्रयोग भी करो अन्य क्षेत्रों में। लेकिन यहीं तक नहीं रुकता प्राचीन भारत, फिर 5वां सोपान देता है, प्रसारः। अब इस ज्ञान का प्रसार करो, जानो, समझो, अभ्यास करो, प्रयोग करो, फिर प्रसार करो। जब ये 5 चीजें जुड़ती हैं, अलग अलग ग्रंथों में कुछ और भी व्याख्याएं की गई हैं, जब ये सब जुड़ता है तो वो पेडागोजी का रूप लेता है। एक चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है। उस चरक संहिता में विमान स्थानक एक क्षेत्र है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, शिक्षण की प्रक्रिया इस तत्व पर आधारित रहती है, शिक्षण का स्वरूप इस तत्व पर आधारित रहता है। आप जिसे पढ़ाना चाहते हैं, पहले उसकी प्रकृति को समझा जाए, उसके स्वरूप को समझा जाए, उसकी नेचर को समझा जाए।
फिर जिस विषय को पढ़ाना चाहते हैं उसे समझा जाए, उसके स्वरूप को समझा जाए। संगीत वैसे नहीं पढ़ाया जा सकता जैसे भौतिक शास्त्र पढ़ाया जाएगा। भौतिक शास्त्र उस भांति नहीं पढ़ाया जा सकता जिस प्रकार गणित पढ़ाया जाएगा। गणित के स्थान पर यदि मुझे भाषा सिखानी है तो उसका स्वरूप भिन्न हो जाएगा। समाज विज्ञान सिखाना है, राजनीति विज्ञान सिखाना है तो संविधान का उपयोग करना होगा, रूप भिन्न हो जाएगा। और चित्रकला सिखानी है तो रूप भिन्न हो जाएगा। कितने सुंदर रूप से चरक संहिता ने इस बात को कहा, गुरु का स्वरूप क्या होता है, अध्यापक का रूप क्या होता है, छात्र का रूप क्या होता है, किसे क्या जानना है। इतनी सुंदर व्याख्या उसने शिक्षण प्रक्रिया की है। मूलतः वह शिक्षण शास्त्र है, पैडागोजी है, केवल पढ़ने पढ़ाने का तरीका पैडागोजी नहीं है। यह प्राचीन भारत ने उसकी बहुत सुंदर व्याख्या की। इसी प्राचीन भारत में अनुसंधान किसे कहते हैं, इस शिक्षा नीति का एक बहुत आधारभूत तत्व है। आपकी शिक्षा नीति बार बार अनुसंधान की चर्चा करती है। संपूर्ण अध्याय हिंदी के संस्करण में 7वां और बाकी में 18वां अध्याय अनुसंधान पर लिखा है। एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की चर्चा की है। और मैं कहा करता हूं कि मेरे भाई, अनुसंधान तो तभी होगा पहले संधान किया जाए। अनुसंधान तो अगला सोपान है, संधान मूल है। और मजेदार बात यह बनती है, प्राचीन भारत ने संधान के लिए क्या माना है कि पढ़ाने का तरीका संधान है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली ने शिक्षण के प्रक्रिया के 4 अंग बताए हैं। पहला कहा आचार्य पूर्व रूपम, दूसरा कहा अंतेवासी उत्तर रूपम, तीसरा कहा विद्या संधि, और अगला बहुत मजेदार है जिसके लिए मैंने ये बात उठाई है, प्रवचनम संधानम। प्रवचन संधान है। आचार्य कहा है, शिक्षक नहीं कहा, गुरु नहीं कहा, अध्यापक नहीं कहा, उपाध्याय नहीं कहा, आचार्य कहा है। उसका कारण है शिक्षक का अर्थ सीखने वाला, पढ़ाने वाला नहीं। क्या सीखेगा, वो तो पढ़कर आ रहा है। तो मैं कहता हूं पुस्तक पढ़कर आ रहा है, पुस्तक समझा नहीं। जिस समय कोई पढ़ता है स्मरण करके बहुत से उत्तर लिख देता है, लेकिन विषय तब समझ में आता है जब वो पढ़ाने के लिए बच्चों के सामने खड़ा होता है। मैं क्या जानता हूं, क्या नहीं जानता। इसलिए बच्चों के स्वरूप को पहचानता है पहले, विषय के स्वरूप को पहचानता है पहले। वो नया बनकर जीवन की समस्याओं के लिए किस प्रकार से समाधान अपने सिद्धांतों से निकाल सकता हूं, इसे सीखता है। इसलिए वो सीखने वाला है, शिक्षक है। ये प्राचीन भारत कहता है। और उसके आगे जब जाता है अध्यापक बनता है। अध्यापक से अभिप्राय है जो प्रेरित करता है। अधि ई ऋच प्रत्यय है, हु मोटिवेट्स।
प्राय अध्यापक कहते हैं बच्चे पुस्तकालयों में नहीं बैठते हैं। मैं कहता हूं क्या हम खुद बैठकर दिखाते हैं? क्या हम अपने नोट्स वहां लेते हैं? विद्यार्थियों के सामने उदाहरण देते हैं? क्या प्रेरित करने वाला अध्यापक है। फिर वो कुछ और विकसित होता है तो गुरु बनता है। गु का अर्थ होता है अंधकार, ऊ का अर्थ होता है हटाना, अंधकार हटाना, यानी बच्चों के प्रश्नों के उत्तरों के द्वारा हम उनकी शंकाओं को जब दूर करते हैं तो गुरु बनते हैं। ये प्राचीन भारत कहता है। और फिर आचार्य बनता है जो अपने आचरण से सिखाता है कि मैं जीवन में कभी अध्यापक के रूप में अपने विद्यालय में अपनी कक्षाओं में देरी से नहीं जाऊंगा। अगर ये बच्चे समझ जाते हैं, वे भी समय पर पहुंचते हैं, वो आचार्य का काम है। न जाने कितने बिंदु इस प्रकार से वो अपने व्यवहार के द्वारा सिखाए। इसने कहा था आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी, अर्थात जो उसके आसपास रहता है, जिसके लिए शिष्य के लिए अंतेवासी शब्द का प्रयोग किया गया है। गुरुकुल व्यवस्था होने के कारण वो अंतेवासी शिष्य जो है वो दूसरा उसका स्तंभ है। और फिर जैसे मैंने कहा विद्या संधि, विद्या ज्ञान, उन दोनों को जोड़ता है। यहाँ विद्या के विद शब्द से, विद धातु से जो अर्थ है, 5 अर्थ है जिसमें मैं अपने अस्तित्व को भी मानता हूं। वो व्यावहारिकता है, केवल सैद्धांतिकता नहीं है। और फिर प्रवचनम संधानम, बच्चा कितना जानता है इसकी खोज करना अनिवार्य है। बच्चे का परिवेश कहां से है? छत्तीसगढ़ से आने वाला बच्चा उस प्रकार का नहीं होगा जो बेंगलुरु से आएगा। बेंगलुरु का बच्चा वैसा नहीं होगा जो महाराष्ट्र से आएगा। सबके अपने स्वरूप अलग हैं, भोजन अलग हैं। ये सब शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तब जाकर प्रवचन बनता है। इस पूरी शिक्षा की प्रक्रिया को उपनिषदों ने फिर 3 शब्दों में ढाल दिया, श्रवण मनन और निधिध्यासन। आत्मा श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। मौखिक परंपरा होने के नाते वो शुद्ध परंपरा थी, सुना जाता था। फिर कहता मनन करो, विचार करो, विश्लेषण करो। ये शिक्षा नीति बार बार कहती है शिक्षण का एक उच्च कौशल विश्लेषणात्मकता है। फिर निधिध्यासन व्यावहारिकता है। कितने सुंदर ढंग से इस प्राचीन भारत ने इसकी व्याख्या दी। वो भारतीय ज्ञान परंपरा है। भारतीय ज्ञान परंपरा किसी डिब्बे में बंद पुराने काल की परंपरा नहीं है। इसीलिए शिक्षा नीति ने अपने पहले अध्याय के 4 अथवा 5वें अनुच्छेद में कहा है, हम 21वीं सदी की शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारा आधार प्राचीन भारत की परंपरा है। इक्कीसवीं सदी के कौशल की चर्चा कर रहे हैं। और 21वीं सदी के कौशलों का अर्थ बनता है सामूहिकता, निर्णयात्मकता। हम निर्णय लेने की क्षमता लें, हम सामूहिक रूप से कार्य करें। हम केवल एकाकी नहीं है, हम व्यक्तित्व नहीं है, हम समष्टि भी हैं। सामूहिकता भी हमारा एक लक्षण है। फिर 21वीं सदी के कौशलों में शिक्षा नीति कहती है हमारी शिक्षा का स्वरूप कलोन्मुखी हो, गेम्स ओरिएंटेड होनी चाहिए, संगीतोन्मुखी हो, म्यूजिक ओरिएंटेड होनी चाहिए, क्रीडोन्मुखी हो, खेल से जुड़ी हुई हो, गेम्स ओरिएंटेड होनी चाहिए। और प्राचीन भारत में बहुत ही सुंदर रूप से एक श्लोक लिखा था, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। अर्थात साहित्य संगीत कला के बिना कैसे जीवन चलेगा। मनुष्य केवल शरीर नहीं,
मनुष्य केवल बुद्धि नहीं, मनुष्य केवल मन नहीं, मनुष्य केवल प्राण नहीं, मनुष्य केवल आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ा हुआ, इन पांचों का विकास होना चाहिए और पांचों के लिए शरीर अनिवार्य है। इसलिए कितना सुंदर प्राचीन भारत कहता है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि भाई अपने शरीर को भी संभालो। और उसी तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोशीय विकास की चर्चा भी की जाती है। उस पंचकोशीय व्यवस्था के अंतर्गत शारीरिकता आती है, अन्नमय कोश का प्रश्न उठता है, प्राणमय कोश का प्रश्न उठता है, मनोमय कोश का प्रश्न उठता है, बौद्धिकता का प्रश्न उठता है, अपने को पहचानने का प्रश्न उठता है। शिक्षा का अर्थ है बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, और व्यक्त का बड़ा अच्छा अर्थ है, व्यक्तित्व का बंधा हुआ नहीं है, जो खोलता है, उद्घाटित होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा मनुष्य के व्यक्तित्व के उद्घाटन की प्रक्रिया है, उसे बंद करने की प्रक्रिया नहीं है। इसलिए प्राचीन भारत में इसकी तुलना बीज से की गई है। जैसे बीज में पूरा का पूरा वृक्ष विद्यमान रहता है, आवश्यकता परिवेश निर्माण की है, उसकी गुड़ाई कर कर उस तक वायु पहुंचाने की है, जल पहुंचाने की है, प्रकाश के पहुंचाने की है, और वही बीज प्रस्फुटित होता है, एक विशाल वृक्ष बनता हुआ किस प्रकार से सबको छाया प्रदान करता है। इसलिए प्राचीन भारत ने कोश की चर्चा की है कि वो बंद है, ऊर्जा से विद्यमान है, वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर चलता है जो भर्तृहरि ने बताया। वो केवल स्किनर की बात नहीं करता, वो केवल पावलोव की बात नहीं करता कि बच्चा कोरी स्लेट है, टेबुला रसा है, ऐसा नहीं है। प्राचीन भारत ने उसे ज्योतिर्मय कहा है। बच्चे को समझने की आवश्यकता थी, और कितने सुंदर रूप से जब ये शिक्षा नीति कहती है कि बच्चे केवल पढ़े नहीं, बच्चे केवल सीखे नहीं, वो यह भी सीखे कैसे सीखा जाता है। प्राचीन भारत की परंपरा में जो भाष्य परंपरा लिखी गई, जो टीकाओं की परंपरा लिखी गई, वो यह सिखाती है कैसे सीखा जाता है। सूत्र तो आ जाता है, दर्शन में आएगा, व्याकरण में आएगा, लेकिन उनका अर्थ कैसे खोलना है, ये प्राचीन भारतीय परंपरा की भाष्य परंपरा उत्तर देती है। ग्रंथ कैसे लिखे जाएं, ये प्राचीन भारत इसका उत्तर देता है। जब आयुर्वेद 36 तंत्र युक्तियों की चर्चा करता है, सुश्रुत में 32 बताए गए हैं, अर्थशास्त्र में कुछ संख्या भिन्न है। वो तंत्र युक्तियां बुनियादी तौर पर भारतीय अनुसंधान की परंपरा, और मैं बता चुका हूं कि भारत तो बच्चे के उसकी अंतर ज्योति के प्रस्फुटन का है। उसने उसे विद्या के साथ जोड़ा, उसे शक्ति के साथ देखा है, और कितना सुंदर ईशोपनिषद इस अनुसंधान की व्याख्या कर देता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितमुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्म दृष्टे, वो सत्य छिपा हुआ है। और अद्भुत बात है, हिरण्मयेन पात्रेण अर्थात चमक से ढका हुआ है, आंखें चुंधिया रही हैं, चीजें विद्यमान हैं, वो लुप्त नहीं है, कैसे खोजना है, यह भारतीय परंपरा अपने सोपानों को देती हुई स्पष्ट करती है। तंत्र युक्तियां वहां काम करती हैं। हमें ध्यान होना चाहिए, हमारी शिक्षा नीति ने
दो शब्दों का प्रयोग किया है, भारतीय ज्ञान परंपरा और उसके साथ संस्कृत ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा में बौद्ध दर्शन भी आता है, महावीर जी का भी दर्शन आता है, सिख दर्शन भी आता है, न जाने कितनी परंपराएं जुड़ी है। ये परंपरा कहाँ है, कोई एक शाखा नहीं की है। और अनेक शाखाएं जब होती हैं तो स्वाभाविक है अनेक प्रकार के अनुभव वहां आ जाते हैं। यह शिक्षा नीति एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करती है, अनुभवात्मक शिक्षा की चर्चा करती है। ये सिद्धांत कहां से आया, आप अनुमान लगाइए। कितने सुंदर ढंग से प्राचीन भारत ने इस अनुभव की चर्चा करते हुए कहा, आचार्यात् पादम आदत्ते, केवल 25% को प्राप्त करता है आचार्य के द्वारा। पादम शिष्य स्वमेधया, अपने द्वारा प्राप्त करता है। पादम सब ब्रह्मचारी भी अपने साथियों से प्राप्त करता है। पादम काल क्रमेण, फिर समय के अनुसार जुड़ता है। कितने सुंदर ढंग से प्राचीन भारत ने इस अनुभवात्मकता का महत्व बताया है। यह अनुभव क्यों कहा गया है, भूख का अर्थ क्या है, वो सत्ता है, विद्यमानता से है, अर्थात जो विद्यमान है उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें देख देख कर बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। यह भारतीय परंपरा है। भारतीय परंपरा कोई एक ज्ञान का पुलिंदा नहीं है, यह संघर्ष से निकला हुआ है। अनुमान लगाइए, हमारे पास जो आज ज्ञान विद्यमान है वो प्राचीनों के द्वारा दिया गया है। प्राचीन भारत में कितने प्रयासों के द्वारा, न जाने हमारे पुराणों वेदों में कितनी बातों को कहा गया है, कितने प्रयासों के द्वारा उसे ग्रहण किया होगा। अरे वो पुराणों की जो समुद्र मंथन की कथा है, वो समुद्र मंथन नहीं है केवल, वो संघर्ष है। दूध के हर कण में घी समाया हुआ है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मथना होगा। जो जितना संघर्ष करता है उतना ही वह आगे आता है। यह प्राचीन भारत की परंपरा इस संघर्ष की गाथा है। वो केवल कथाएं नहीं है, वो केवल कहानियां नहीं है, वो जीवन के वे तत्व हैं, वे अनुभव हैं जिसे उसने अपने इन ग्रंथों में समेट लिया है। जब आप सुबह उठकर मन करता है कि मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करूं, तो भारतीय परंपरा प्रारंभ हो जाती है। ये केवल कुछ ग्रंथों में लिखे गए सिद्धांत नहीं है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का प्रश्न, ये भारतीय मानसिकता है कि सभी सुखी रहें। इसमें भारत आक्रमण नहीं करता है। आप देखेंगे जीवन की जो जो उदात्त क्षण हम चाहते हैं, सब पर आपको सूक्तियां मिलती हैं, सब पर आपको श्लोक मिलते हैं, गीत मिलते हैं। वो सब भारतीय परंपरा का अंग है। केवल कुछ पाठों को भारतीय पढ़ा देना भारतीय परंपरा नहीं होगी। आप चींटियों को के लिए भी आटा डाल देते हैं, घरों में रंगोलियां बाहर बनाई जाती हैं, वो भी अन्न का ही अंग है। चींटियां आकर अपना भोजन करती हैं, सजावट भी हुई और चींटियों ने अपना भोजन भी पा लिया। यह भारतीय परंपरा है। अब पानी रख देते हैं बाहर पक्षियों के लिए, वो भारतीय परंपरा है। दूसरे को चोट ना पहुंचे, वो भारतीय परंपरा है। और इसके अंतर्गत एक विशिष्ट बात और मैं बताना चाहूंगा, भाषा से संबद्ध है। भारतीय परंपरा के लिए भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। मैं ना जाने कितने ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जो उत्तर जानते हैं, परंतु भाषा पर अधिकार न होने के कारण वे
प्रश्न नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उत्तर नहीं दे पाते हैं। भाषा का समझना अनिवार्य था, इसलिए शिक्षा नीति ने कहा है हम अपनी संरचना को परिवर्तित करते हैं। हम 5-3-3-4 की बात को लाते हैं और पहले 5 वर्ष भाषा के लिए कही गई। उसे कहा गया फाउंडेशनल लिटरेसी, अर्थात साक्षरता, अर्थात अक्षर ज्ञान। न्यूमरेसी, गणित गणित नहीं है, गणित तार्किकता है। कितने सुंदर रूप से प्राचीन भारत ने एक श्लोक में रचा है, जब बच्चा 5 वर्ष तक हो जाए, और आपको अद्भुत लगेगा, प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ भाषा शिक्षा है। न जाने कितने शिक्षा ग्रंथ लिखे गए हैं। पाणिनि का शिक्षा ग्रंथ तो प्रसिद्ध है ही। स्वर व्यंजन आदि का ज्ञान, उनका उच्चारण, वो शिक्षा है। यानी भाषा पर अधिकार होना अनिवार्य था। इसलिए शिक्षा नीति जब कहती है 5 वर्ष तक बच्चे को भाषा पढ़नी है, तो ये प्राचीन भारत के ज्ञान के सिद्धांत की अनुवृत्ति है। प्राचीन श्लोक कहता है बच्चा 5 वर्ष तक घर पर रहकर भाषा सीखे, फिर गुरु संसद यानी अपने गुरुकुल की ओर प्रस्थान करे। मेरा मानना है कि जीवन का हर पक्ष कैसे जिया जाना चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा एक प्रकार से उसका भाष्य है, उसका उद्घाटन करता है। इसीलिए इस शिक्षा नीति ने कहा, अपने पहले ही अध्याय में संस्कृत की चर्चा करते हुए उन सभी विषयों को गिनाया है, चाहे वो गणित से संबद्ध हैं, चाहे वो कला से संबद्ध हैं, चाहे वे संगीत से संबद्ध हैं, चाहे वे भूगोल से संबद्ध हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र से संबद्ध हैं, चाहे वो राजनीति से संबद्ध हैं। और बड़ा सुंदर कहा है, इन ग्रंथों का केवल संरक्षण ही नहीं करना, इन पर शोध होने चाहिए, अनुसंधान होने चाहिए। यानी उस ज्ञान का हम आधुनिक जीवन में कैसे उपयोग करें, वह महत्वपूर्ण होगा। दुर्भाग्य से हमने संस्कृत को एक विषय बना दिया है। हमने संस्कृत को केवल 2 या 3 कालांशों का विषय बनाकर छोड़ दिया है, और वह सारा ज्ञान उन संस्कृत ग्रंथों में उपलब्ध है। अर्थात संस्कृत स्वयं ज्ञान परंपरा का पर्याय है। कैसे उसे हमें लाना है पाठ्यचर्याओं में, यह एक प्रमुख तत्व है। हम अपने साथियों को समझ सकें, वो आज के जीवन की तरह नहीं कि केवल कुछ वर्षों का, और जब आए छोड़ दिया जाए अपने मित्रों को, अपने जो भी हमारे जीवन के पति पत्नी के रूप में लोग बने हैं। अरे अग्नि के समक्ष लिए गए 7 फेरों का कुछ अर्थ था, जिसकी व्याख्या कई सूत्र भी करते हैं। कैसे हम अपना वैयक्तिकता रखते हुए भी, मैं एक व्यक्ति के रूप में होते हुए भी, व्यष्टि होते हुए भी समूह का अंग बन सकता हूं, सामूहिकता को अपना सकता हूं, समष्टि की ओर जाता हूं। भारतीय परंपरा व्यक्ति से समाज की ओर जाने की परंपरा है, इसलिए उसे समाज कहा। मैं यदि संपूर्ण भारतीय परंपरा को देखता हूं, तो एक बहुत ही मेरे समक्ष पारिवारिक चित्र जब उभरता है, एक परिवार का रूप क्या होना चाहिए, परिवार को किस प्रकार से रहना चाहिए, तो आपको अथर्ववेद उसका उत्तर देता है गृह महिमा सूक्त के अंतर्गत। लोग कैसे रहें, पृथ्वी कैसी हो, भूमि सूक्त के अंतर्गत इसका उत्तर मुझे प्राप्त हो जाता है। ये चिंतन की परंपरा है, परंतु केवल चिंतन तक सीमित नहीं है।
मित्रों, जीवन का कोई अंग ले लीजिए, कोई पक्ष ले लीजिए, ये प्राचीन भारत में वो सारे उत्तर उपलब्ध हैं। जीवन जीकर सिखाया गया है। इसलिए मैं कहता हूं ये काल की दृष्टि से प्राचीन है, परंतु परिणाम की दृष्टि से यह भावी है। अनुमान लगाइए, मैंने 1996 की चर्चा की डेलोर्ट समिति की, और बीच में एक और प्रतिवेदन आया वैश्विक स्तर पर। उसने कहा शिक्षा को 4 भागों तक सीमित कर दीजिए। उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया स्टेम, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और कुछ दिनों के बाद उसके परिणाम दिखाई देने लगे। फिर 2015 में यूनेस्को ने एक और प्रतिवेदन दिया, एक बार पुनः गठन किया। तो उसने कहा रीथिंकिंग एजुकेशन, शिक्षा पर पुनर्विचार किया जाए। और उस पुनर्विचार में उसने जो उसका चित्र दिया, उस पुस्तक के ऊपर वो एक वृक्ष का चित्र था। उसके पत्तों को मनुष्यों के रूप में दिखाया गया, उसकी जड़ को मनुष्यों के रूप में दिखाया गया, उसकी टहनियों को मनुष्य के रूप में दिखाया गया। वो क्या कहता है? पर्यावरण, परिवेश की बात करता है। और प्राचीन भारत जब बड़े सुंदर ढंग से कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तत्त्वं पूषण अपाविणु सत्य धर्म दृष्ट। तेन त्यक्तेन भुंजीतः मा गृधा कस्यचित् धनम। आज उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, स्थायी विकास की चर्चा करते हैं। मेरा मानना है आज जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान निकालना है। और ये शिक्षा नीति बार बार कहती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। तो साथ में जब 21वीं सदी की शिक्षा की चर्चा करते हुए कहती है और भारतीय ज्ञान परंपरा को आधार बनाने की चिंता करती है, तो इसका अर्थ है आज के जीवन की सामाजिक समस्याओं के उत्तर प्राचीन भारत के ग्रंथों में देखा जाए, खोला जाए, उन्हें देखा जाए। कैसे मिलकर रहना कहते हैं। मेरी दृष्टि में आपने नाम सुना हुआ एक अधिगान शकुंतल नाटक का। वो ठीक है कि शकुंतला और दुष्यंत की कहानी एक राजा और उसके प्रेम की कथा हो सकती है, लेकिन वहां शकुंतला प्रकृति पुत्री है। राजा का कर्तव्य है कि उसकी रक्षा कर। इससे बड़ा क्या पर्यावरण के संरक्षण का प्रमाण मेरे सामने आएगा। हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथ, याज्ञवल्क्य हो, मनुस्मृति हो, अर्थशास्त्र हो, किस प्रकार से पर्यावरण के संरक्षण की चर्चा करती है। सन 1990 में जब ओजोन की समस्या हो गई, पर्यावरण के संरक्षण का प्रश्न उठाया गया, तो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन होता है और बच्चों की पाठ्य पुस्तकों को परिवर्तित करने का प्रश्न करते हुए एनवायरमेंटल साइंस, पर्यावरण अध्ययन की चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ पर्यावरण की चर्चा प्रारंभ से ही बच्चों के साथ जब गुरुकुलों में रह कर आता है, वो वहां सीखता है प्रकृति के साथ तालमेल कैसा होना चाहिए। प्रकृति का हर अंग सिखाता है। गुरु दत्तात्रेय ने इसमें प्रकृति के 24 आधारों को हमारे गुरु के रूप में स्वीकार किया। यह भारतीय परंपरा है। वृक्ष भी सिखाता है, पशु भी सिखाता है, पक्षी भी सिखाते हैं। साथियों, भारतीय परंपरा कुछ ग्रंथों तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है यह परंपरा जीवन के अंग के रूप में है। आज के समाज की समस्याओं के उत्तर हमारे प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध हैं। इसलिए कहता हूं भारतीय ज्ञान परंपरा केवल एक कालखंड की नहीं, अपितु संपूर्ण जीवन की है। उनके उत्तर पाने के लिए कैसे खोजे, हमें प्रयास करना पड़ेगा। यह केवल एक विषय नहीं, यह केवल एक पुस्तक का अंग नहीं, यह केवल एक CBCS के अंतर्गत नहीं है, यह केवल पाठ में कुछ अंश अतिरिक्त जोड़ने की दृष्टि से नहीं है। हर विषय का हमारा भारतीय आधार क्या रहा है, उसके अनुसंधान करके उसके साथ जोड़ने की है। मुझे ध्यान आता है इस शिक्षा नीति ने बड़े सुंदर ढंग से विभिन्न विषयों के, जिसे मल्टी डिसिप्लिन कहा, उनके एकीकरण का प्रश्न उठाया है। और यहां भी चरक संहिता में
उस सूक्ष्म संहिता में एक श्लोक आता है, जो वैद्य केवल एक ग्रंथ को पढ़कर वैद्य बनना चाहता है वो सफल नहीं हो सकता। वहां तो अच्छे शब्द का प्रयोग नहीं, उसे चोर कह दिया गया। एक ग्रंथ से पढ़कर, एक विषय पढ़कर नहीं समझा जाता है, बल्कि सब विषयों को लेता है। ये जो मल्टी डिसिप्लिन की अप्रोच है, ये जो बहुशासनात्मक अंतरशासनात्मकता है, यह भी भारतीय ज्ञान परंपरा की कण कण में बसी हुई है। मेरा मानना है इस भारतीय ज्ञान परंपरा को जीवन का अंग माना जाए और जीवन के हर पक्ष को उसमें जोड़ा जाए। हम कैसे बोलते हैं यह भी बात बताता है। कितने सुंदर उच्चारण स्थानों के द्वारा, कुहु विसर्जनीय नाम कंठा इचु यशा नाम तादु के द्वारा कितने सुंदर रूप ढंग से हमारे बोलने की प्रक्रिया का भी संशोधन करता है। अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा किसी एक ज्ञान अथवा एक कल कालखंड का ज्ञान नहीं, यह जीवन जीने का रास्ता है। स्वाभाविक है, जब जीवन जीने का रास्ता है उसे खोजना पड़ता है, उसे ढूंढना पड़ता है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे समस्याओं को, आज की समस्याओं को अपने प्राचीन ग्रंथों में समाधान के रूप में प्रेरित करती है कि हम उसमें खोजें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैंने कुछ अधिक यदि समय लिया हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। सर, आपके सैकर्स के बाद हमारे पास कोई शब्द नहीं बचे, किसी भी तरीके से कोई शब्द नहीं बचे कि हम अपनी बात कह सके। बोलिए। नमस्कार सर। सर, आपके इस एड्रेस के बाद सीरियसली ऐसी बात है कि हमारे पास कोई शब्द नहीं बचे कि हम किस तरीके से आपका धन्यवाद ज्ञापन करें। मेरे सहयोगी मुझसे कह रही है मेरे पास कोई शब्द नहीं है, वो सबको थैंक यू वगैरह करते आई, लेकिन आज वो कह रही है उसके पास कोई शब्द नहीं है। सर, छोटी छोटी चीजें और सबसे बड़ी बात जो आपने सिखाई कि भारतीय ज्ञान परंपरा कोई एक सब्जेक्ट नहीं बन सकता, दैट्स अ वे ऑफ लाइफ। दिस वी ऑल रियली नीड टू अंडरस्टैंड। हम सबको ये बात जानने की, समझने की और अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है कि हम सही में बहुत अलग दौर से आए हैं जिसमें हमने शिक्षा प्राप्त की है, जहां हमने सब्जेक्ट्स को खंडों में विभाजित किया हुआ था कि ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है, और ये हमने तो भाषाओं को भी खंडित कर दिया था। जैसे आपने कहा, हमने संस्कृत को भी एक विषय बना दिया था, जबकि संस्कृत विषय नहीं है, संस्कृत तो जानने का तरीका है। तो वही चीज आपके लिए भी हम यही कहेंगे सर, आज वो जो चीज जो हम दो शब्दों का प्रयोग हम बहुत लूजली करते आए हैं, गुरु और शिक्षक का, तो वो आज असल मायने में हमें वो भेद पता चल रहा है और समझ आ रहा है कि धनंजय सर बार बार आपका रेफरेंस क्यों देते हैं उन चीजों को लेकर के, कि आप टीचर नहीं है सर, आप गुरु हैं, आप शिक्षक नहीं है, आप गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। सर, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि इस तरह का सेशन हमने कभी भी किसी भी तरीके से हम ना जान पाए ना समझ पाए थे चीजों को जिस तरीके से आज हम समझ पाए हैं। सर, फॉर्मल तरीके से कहेंगे कि बहुत कृतज्ञ हुए, खुशकिस्मत मानते हैं अपने आप को कि हम सब जुड़ पाए और हम सब ये सेशन सुन पाए और समझ पाए आपकी चीजों को। अगर ऑडियंस में से भी कोई अपनी बात कहना चाहे तो समय को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त में अपनी बात प्लीज कहिएगा। चांद भागवत सर, आपने हैंड रेज किया हुआ। सर, आप म्यूट है। भागवत सर, आप म्यूट हैं। सॉरी सर, मैं चांद किरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक लक्ष्य प्रदान किया है हम लोगों को, और उस लक्ष्य में उन्होंने लक्ष्य का निर्धारण किया है कि किस प्रकार यह बताना है विद्यार्थियों को। तो यहाँ जो टीचर्स का जो मुजस्मा लगा है, जिन्होंने इस बात को समझा है, सभी वक्ताओं ने इतने सुंदर ढंग से इसको बयान किया है, और मुझे लगता है कि इससे नई नई चीजें, जैसे कि पहले वाले विचारक बोल रहे थे कि किस प्रकार नवो नवो भवति, एक इनोवेटिव पार्ट हम लोगों को करना होगा, ताकि ये हम आज के मॉडर्न युग में इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो रूपांतरण है, किस प्रकार हम सूत्र विधि में उस बात को, तत्व ज्ञान को देना है, ताकि ये पता लग जाए कि हम तीन हैं, बॉडी माइंड एंड सोल, और वो किस प्रकार मेरी आत्मा जो मेरी परमात्मा से जुड़ी रहती है नाद के द्वारा, शब्द के द्वारा, उसका बाहरी स्वरूप आपकी अटेंशन है। एंड आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट कि अटेंशन इज लाइक एन ओमनी स्कैनर, जिसका कि ज्ञान
चांद किरण जी ने इतने सुंदर ढंग से दिया है कि वो ओमनी स्कैनर जो सभी कुछ जानता है, कुछ भी कर देने की क्षमता है, यह हर व्यक्ति में विद्यमान है। हम लोग सब उसी से जुड़े हैं और उसका जो व्यापक रूप आना है, जैसे इन्होंने बताया कि 88,000 ऋषि मुनि योगियों ने मिलके जो सारा हमारा वैदिक कल्चर को डेवलप किया है, उसको किस प्रकार हम सूत्रधार में एक कॉन्सेप्ट में हम उन बच्चों को दे देंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों की यूनिवर्सिटी से जुड़ के इस पर नए नए कार्य जो करने हैं, किस प्रकार ये बताना है कि उस बीज में भी वही तीन है, उसका शरीर, मन और उसकी आत्मा, और उसमें क्षमताएं हैं। जैसे अभी बताया कि हम लोग कैसे सेल्फिश हो गए, और जब हम 84 लाख जोनियों से होते हुए मनुष्य शरीर में पहुंचे तो हमने तो अपने आप को शरीर मान लिया, और शरीर की वजह से हम लोग सेल्फिश हो गए, और आज तक हम सेल्फिश ही हैं, मल्टीप्लाइड सेल्फिश बन गए। तो जबकि ये ज्ञान परंपरा में जो हमारी इंडियन कल्चर, हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसमें वो सेवा भाव है कि किस प्रकार नेचर जो बीज है वो किसी और के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, अपने लिए नहीं। तो वो किस प्रकार ये सब हमने बच्चों को देना है, इस पर एक बहुत शोध कार्य इस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो, और हम उसको नए नए तरीकों से जो नवो भवति से होगा उसको हम प्रचलित करें। थैंक यू वेरी मच चांद किरण जी। मैं चाहूंगा कि मैं आपसे जुड़ के जो हम लोगों ने पिछले 30 साल में काम किया है उसका कुछ मैं आपसे संपर्क स्थापित करूं, तो ये लोग सब मुझे आपका ईमेल दे दें ताकि मैं उस पर आपसे चर्चाएं कर सकूं। हमने स्पिरिचुअल लिटरेसी फॉर डिजिटल एज पर कार्य किया है और विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करके उसको बयान किया है। आपका सानिध्य चाहिए मुझे। धन्यवाद। आपस में मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। आज की बात मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। अब क्योंकि अगला हमारा कार्यक्रम हो रहा था, मैं जरा उनके साथ भी जुड़ता हूँ और यही कहूंगा कि पूरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को 2 चीजों में बांधा जा सकता है, जिज्ञासा और स्वाध्याय से त्याग मत करो। जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की, और एक ही उपाय है स्वाध्यायन मां प्रमदा, स्वाध्याय ही हमारे उत्तर हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, लेकिन समय के अभाव के कारण हम प्रश्न नहीं ले पा रहे हैं। और सर, आपके लिए मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इतने सुंदर तरीके से आपने इस ज्ञान की गंगा में गोते लगवाए हैं कि इतने मनोहर शब्दों में सर मैं इसको अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ मैं आपकी, और दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से भी सर मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ पे इतने व्यस्तम अपने शेड्यूल से आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।